हेलो एवरीवन। आप में से बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री का भी एक क्विक रिवीजन का मैं एक जो है लेक्चर बनाऊं। इसी से रिगार्डिंग मैंने आज जो टॉपिक लाया है आपके लिए वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इससे रिलेटेड हम उन सभी छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जिनसे क्वेश्चन आते हैं या आने के चांसेस है। ऐसे क्वेश्चंस को आपको करने में बहुत कम समय लगता है, जबकि हम उसको थोड़ा सा भी इग्नोरेंस की वजह से हम उसको छोड़ देते हैं। तो वो क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं लेकिन हम लोग उसके बारे में जानते नहीं है, इसलिए हमसे वो गलत हो जाता है या तो हम उसको छोड़ देते हैं। तो देखिए, मैं कुछ बता रहा हूँ। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में कुछ चीजें हैं जो बहुत सिंपल है और उसको कैसे याद रखना है और कैसे करना है। ठीक है, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में सबसे पहली बात जो होती है वो होती है न्यूक्लियस की। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप सबको पता है न्यूक्लियस क्या है। न्यूक्लियस एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है, उसमें प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। इतना ही नहीं जानते, आपको ये भी मालूम होगा कि उसके अंदर एंटी प्रोटॉन्स, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो एंड क्या बोलते हैं मेसॉन, आयोन, ये सारी चीजें होती हैं। तो वो सारी चीजें किसमें है, न्यूक्लियस के अंदर है। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो डील करता है वो एक्चुअली न्यूक्लियस की डील करते हैं। जैसे हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की, केमिकल बॉन्डिंग की, तो वहां पर बात होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है बहुत सारी प्रोसेस करते हैं। बट यहाँ जो बात चल रही है वो न्यूक्लियस की चल रही है। तो पार्टिकल्स तो बहुत सारे हैं, सब पार्टिकल्स भी बहुत सारे हैं। हमको बात करनी मेनली जो पार्टिकल्स जिनसे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है। जैसे कि होता है अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, या गामा रेज भी बोल सकते हैं। वैसे ही होता है प्रोटॉन पार्टिकल, पॉजिट्रॉन होता है एक, है ना। इसी तरीके से आपका न्यूट्रॉन हो गया जिसको एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। ड्यूटेरियम हो गया, ये सारी चीजें हैं। तो अल्फा पार्टिकल, ये तो सिंबल्स हो गए। अब अल्फा पार्टिकल एक्चुअली है क्या, तो अल्फा पार्टिकल हीलियम ही है जो अल्फा पार्टिकल है, जिसमें जो नीचे हम जो लिखते हैं ना, इसमें जितना भी आपको नीचे लिखा हुआ दिख रहा है ये एटॉमिक नंबर है विच इज इक्वल टू प्रोटॉन नंबर, ये सभी आप जानते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 और ये 4। 4 क्या है यहाँ पर, मास नंबर। मास नंबर मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ हम 4 लिखा हमने, यहाँ 2 लिखा। ये अल्फा पार्टिकल ही हीलियम पार्टिकल को कहा जाता है। बीटा पार्टिकल क्या होता है, दिस इज E-10। अब मैंने उल्टा लिख दिया था, E0 माइनस, यस करेक्ट था, E-10। E-10 का मतलब क्या है कि इनका जो मास है ऑलमोस्ट जीरो मतलब नेग्लिजिबल रिलेटेड टू प्रोटॉन है। दिस इज एक्चुअली बीटा पार्टिकल। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, जिसको आप इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। अच्छा, एक और बीटा पार्टिकल होता है विच इज बीटा प्लस, है ना। और बीटा प्लस को ही क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन बोलते हैं। तो मैं इसको यही लिख देता हूं, बीटा प्लस इज पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन के लिए क्या लिखते हैं, E+10। तो ये जस्ट इसका उल्टा एंटी पार्टिकल है ना। बीटा पार्टिकल का एंटी पार्टिकल क्या है, पॉजिट्रॉन है। तो वो मैंने यहाँ लिख दिया है। तो इसका चार्ज +1 होता है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी मास नहीं होता है। उसके बाद हाइड्रोजन की बात करें, ये प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 1-1। इसमें 1 प्रोटॉन है और 0 न्यूट्रॉन, मतलब मास नंबर भी कितना है, 1 है। ओके, इसी तरीके से हम बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन का क्या होता है भाई, मास 1 होता है बट चार्ज 0 होता है, न्यूट्रल होता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन बोलते हैं। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ ऐसा। तो ये कुछ पार्टिकल्स हैं जो या तो डीके होंगे या तो ऐड होंगे, उनका बम्बार्डिंग होगा। व्हाट इज बम्बार्डिंग, मतलब हम क्या कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियस पे इन पार्टिकल्स की बौछार कर रहे हैं। और डीके या इमिशन का मतलब क्या होगा, जब हमने बौछार किया तो एक नया पार्टिकल बना और उसमें से और भी नया एलिमेंट बनता है और नया पार्टिकल्स जनरेट होते हैं। ये तो बात होगी कुछ पार्टिकल्स की, उनकी चार्ज की और उनके मास की। अब मैं बात करने जा रहा हूँ क्वेश्चंस की, किस टाइप के क्वेश्चन इन चीजों से आते हैं। तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियर रिएक्शन जो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को तो फॉलो नहीं करता है, लेकिन एक चीज को जरूर फॉलो करता है कि रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड होगा बोथ साइड में। लेफ्ट साइड में और राइट साइड में हमेशा रिएक्शन क्या होता है, बैलेंस्ड होता है। मतलब इधर जितना एटॉमिक नंबर है, जितना चार्ज है, उतना ही चार्ज उधर होना चाहिए राइट साइड में। और इधर जितना मास नंबर, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जितने इधर है उतने ही उधर होने चाहिए। इसमें क्या करना है, अमर्शियम में देखिए 241 लिखा है, 95 है, ये अल्फा पार्टिकल है, बीके दिया है 243, 97 और यहाँ दिया एक्स। एक्स को फाइंड करना है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
तो आपको क्या करना है, मास नंबर इस साइड का इक्वल होना चाहिए मास नंबर राइट साइड। वैसे ही एटॉमिक नंबर ऑफ राइट लेफ्ट साइड मस्ट बी इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ राइट साइड। सिंपल है। तो आप सबसे पहले मास नंबर को देख लीजिए, ये 241 है। अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या होता है, हीलियम पार्टिकल, ये होता है 24। तो इसका जो मास है वो कितना है 4 इक्वल्स टू, इधर की बात करेंगे तो ये कितना है 243 और ये x का हमको नहीं मालूम है। तो चलिए देखते हैं 241 प्लस 4 ये हो गया 245 इक्वल्स टू 243 प्लस x। तो ऑब्वियसली x क्या होगा 243, इधर ले आइए x की वैल्यू क्या होगी 2। मतलब जो भी ये x है इसके मास में कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। दूसरी चीज चलिए चार्ज देख लेते हैं। चार्ज में देखें एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की बात करते हैं 95 है, अल्फा पार्टिकल का 2 होता है, तो 95 प्लस 2 जो होता है ये कितना हो गया 7, और यहाँ ऑलरेडी मतलब 97, और ये 97 है और ये भी 97 है, मतलब इसमें जो चार्ज जो है नहीं होगा। तो चार्ज के लिए हम क्या लेंगे यहाँ पे 0 लेंगे। तो ऐसा कौन सा पार्टिकल है जिसका चार्ज 0 होता है, तो वो तो न्यूट्रॉन ही होता है। तो ये दोनों ऑप्शन तो होंगे ही नहीं। अब न्यूट्रॉन भी कितने होने चाहिए, क्योंकि न्यूट्रॉन 1 अगर हुआ तो यहाँ पर 1 ही आएगा, और न्यूट्रॉन 2 हुआ तब यहाँ पर मास नंबर 2 आ पाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 2n। चलिए तो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे x में 88 228 दिया हुआ है और यहाँ -3 अल्फा प्लस माइनस बीटा लिखा हुआ है। ठीक है, इस जो क्वेश्चन में अगर हम बात करें गामा की, तो ये सॉरी y है अननोन है, तो ये क्या है वो पूछा। तो सिंपल है, हमको पहले इसको रिप्लेस करना है। अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हीलियम लिख सकते हैं He24, और बीटा आपको पता है क्या होता है E-10। आपको ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे को मैच करना है। हाँ देखिए 228 है तो 228 है ना, और यहाँ पर 3 इंटू 4 कितना होता है 12, तो ये हो गया -12 और प्लस 0 इक्वल्स टू कितना हो गया ये, अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा कितना 216। ठीक इसी तरह से नीचे का देखते हैं। तो एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो 88 और 3 इंटू 2 कितना होता है 6, तो 88 माइनस 6, उसके बाद माइनस माइनस प्लस, ओके इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये y के लिए अगर हम देखें तो 88 माइनस 6 82, 82 प्लस 1 इट इज 83। तो ये जो y है उसमें नीचे आएगा 83, ऊपर में आएगा 816। ऐसा जो ऑप्शन आपको ढूंढना है जिसमें ये मैच करता हो, तो हमारे लिए देखिए ये ऑप्शन है, तो ये आंसर जो है इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और मैं आगे फिर बताते जाता हूँ कि ये पार्ट देखिए इससे आपको क्या करना है, वेरी करता रहेगा, बस कहीं प्लस दे देगा कहीं माइनस दे देगा। बस आपको जो ध्यान में रखना है वो है इन सिंबल्स के चार्ज कितने हैं और मास नंबर कितने हैं, उसी से ही आप इस तरीके के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और हर बार आपको लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल ही करना है, तो जो अननोन है वहां से फाइंड हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि कुछ इंपॉर्टेंट थे, वैसे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिके, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल डिके। ये मैंने फॉर्मूला लिख तो दिया है, बट फॉर्मूला आया कैसे, ये डिराइव करना भी बहुत सिंपल है। डिराइव आप आसानी से कर सकते हैं, सेम लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड इक्वल करके। आपको बस सपोज करना है कि जो भी एटम है या न्यूक्लियस है उसमें से x पार्टिकल अल्फा के, y पार्टिकल बीटा के मीट हुए हैं, तो एक फॉर्मूला डिराइव होकर आता है। तो नंबर ऑफ ये इसके लिए हमको करना क्या है, तो जब हमको अल्फा पार्टिकल फाइंड करना है तो आपको पता है अल्फा पार्टिकल का मास 4 होता है, तो उसके मास नंबर में डिफरेंस आएंगे, क्योंकि बीटा पार्टिकल में तो मास होता ही नहीं। तो डिफरेंस इन मास नंबर, जो भी डिफरेंस आएगा उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा अल्फा पार्टिकल। ओके, सेकंड अगर हमको क्या निकालना है बीटा पार्टिकल डीके के लिए, तो बीटा पार्टिकल निकालने के लिए जो फॉर्मूला डिराइव होकर आता है वो है 2 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल। जो भी हमने अल्फा निकाला उसको मल्टीप्लाई करना है किससे 2 से, माइनस डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर। जो भी एटॉमिक नंबर का डिफरेंस होगा, चाहे कम होगा या ज्यादा होगा, जो भी डिफरेंस होगा वो वहां पर आएगा। चलिए देखते हैं, इसके लिए हमको सॉल्व करना है। ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। अब मुझे अल्फा पार्टिकल फाइंड करना है कि कितने होंगे, तो सिंपल है मास नंबर का डिफरेंस देखिए 238 और ये 206, हो जाएगा 238 माइनस 206। देख के ही आप सॉल्व कर सकते हैं, लिखने की भी जरूरत नहीं है ना। तो डिवाइडेड बाय क्या होगा 4, 32 का डिफरेंस है, 32/4 आंसर कितना होगा 8। तो ये 8 अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। तो बीटा पार्टिकल कितने होंगे, तो बहुत सिंपल है, 8 तो हम निकाल ही चुके हैं, तो 2 नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये हो गया 2 into 8 माइनस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर्स। एटॉमिक नंबर का डिफरेंस क्या है 92 माइनस 82। ये मैं लिख जरूर रहा हूँ क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल यहाँ से देख के पता चले भाई 32 का डिफरेंस है तो अल्फा पार्टिकल 8 हो गए, और ये 10 का डिफरेंस है तो 8 into 2 16 माइनस 10, 16 माइनस 10, तो ये कितना हो गया 6। तो इसका जो आंसर होगा अल्फा पार्टिकल इज 8 अल्फा पार्टिकल्स आर इमिटेड थ्रू दिस डिसइंटीग्रेशन सीरीज एंड 6 बीटा पार्टिकल्स आर इमिटेड। अब ये डिसइंटीग्रेशन सीरीज क्या है कि कोई भी एक न्यूक्लियस
ऐसे पार्टिकल्स का अल्फा, गामा, बीटा, प्रोटॉन, किसी भी पार्टिकल का एमिशन रेडियो एक्टिवली तभी करता है जब उसको स्टेबल होना होता है। जब वो अनस्टेबल होता है तो वो ये सारी चीजों का डीके कर करके फाइनली स्टेबल स्टेट में पहुंचता है। तो वैसे अगर न्यूक्लियर केमिस्ट्री में देखें तो ये मोस्ट स्टेबल स्टेट जो है लेड का आता है। तो मैक्सिमम जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो डीके करने के बाद लेड में जाके पहुंचते हैं। मतलब इनिशियल वो कहीं से भी स्टार्ट हो लेकिन पहुंचेंगे आखिर में कहां तक, लेड तक। मतलब कह सकते हैं उनकी मंजिल कौन है, लेड है। एक केस में लेड की जगह बिस्मथ होता है क्योंकि मास नंबर ऐसा है जो लेड का 209 जैसे कि हम बात करें तो लेड का 209 स्टेबल नहीं होता है, इसलिए वहां पर बिस्मथ जो है वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो इन चीजों को ही आपको ध्यान में रखना है। तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल डीके कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन पूछने के पूरे चांसेस हैं। तो अगर पूछता है तो आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा और इसी तरीके से इसको सॉल्व कीजिएगा। चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। इससे भी जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं। अगर हम न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी की बात करें तो कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल होगा और कौन सा स्टेबल नहीं होगा, इसके लिए अलग अलग पैरामीटर्स हैं। अलग अलग तरीके से चेक करते हैं कि कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल है। तो स्टेबल न्यूक्लियस का मतलब क्या है कि वो एक ऐसा रेडियो आइसोटोप है जो बहुत कम पार्टिकल्स का इमिशन करेगा, तो वो ज्यादा स्टेबल है। जैसे कि लेड है, बहुत कम पार्टिकल का इमिशन करता है तो वो स्टेबल है। जो अनस्टेबल होते हैं वही रेडियो एक्टिव ज्यादा होते हैं और वो ज्यादा पार्टिकल्स का इमिशन करते हैं। तो कुछ टर्म्स है जिससे हम ये समझ सकते हैं कि विच इज मोर स्टेबल। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, एक्चुअली इसको लिखा था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये एक है कि एक न्यूक्लियन क्या होता है, या आइदर ऑफ प्रोटॉन आइदर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हर एक न्यूक्लियन में कितनी बाइंडिंग एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी स्टेबिलिटी देखते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी वो न्यूक्लियस से बाउंड जितना देर होकर रहेगा वो पार्टिकल वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो बाइंडिंग एनर्जी निकालते कैसे हैं, तो ये निकालते हैं डेल एम मल्टीप्लाइड बाय 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 931 एक्चुअली ये जो पूरा सिनारियो है वो आइंस्टीन इक्वेशन जो है ना E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर यहीं से बन जाता है। m जो है यहाँ मास होता है, यहाँ पर वो मास डिफेक्ट डेल m है। सी स्क्वायर इसको जब हम यूनिट्स कन्वर्जन करेंगे तो फाइनली पहुंचता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि कोई रिविजन है तो मैं पूरा कैसे डिराइव होता है वो नहीं बता रहा हूँ। तो डेल m क्या है, यहाँ पर मास डिफेक्ट है। अब ये मास डिफेक्ट क्या चीज है भाई, तो मास डिफेक्ट का मतलब ये है कि जब कोई न्यूक्लियस बनता है अपने ही न्यूक्लियन से तो कुछ ना कुछ मास का क्या होता है, लॉस होता है। तो वो मास का जो लॉस है उसको हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। इसको हम बोल सकते हैं क्या, मास डिफेक्ट क्या होगा, इट इज द मास ऑफ न्यूक्लियंस माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। अब ये क्या चीज है, मास ऑफ न्यूक्लियंस मतलब जितने उसमें, जैसे हीलियम की बात करें, हीलियम में तो बोलोगे भाई 4 है, मतलब 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का इंडिविजुअली जितना मास होता है एएमयू में, एटॉमिक मास यूनिट में, वो वैल्यू को हम टोटल करेंगे, सम करेंगे। और इसका जो मास नंबर है, एक्चुअली हीलियम का मास नंबर 4.003 है। तो वो जो मास नंबर है, मास है, उसको हम उससे डिफरेंस देखेंगे कि कितने मास का डिफरेंस है, दैट इज द मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट अगर आपको पता चल जाए तो उससे उसकी क्या मिल जाएगी, इस तरह से कैलकुलेशन करके बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगा, तो जो बाइंडिंग एनर्जी हमने यहाँ कैलकुलेट किया उसमें डिवाइड करना है इनको किससे, न्यूक्लियन से। न्यूक्लियन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल जितने भी हैं उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो यहां से निकलती बाइंडिंग एनर्जी। इस टाइप के अगर क्वेश्चन आए तो सिंपल है, एक इक्वेशन आपको दे देगा जो भी एक न्यूक्लियर रिएक्शन, और उस न्यूक्लियर रिएक्शन में अगर आपको पूछेगा व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी। एक क्वेश्चन आया था सीजीपीएससी 2016 वाले एग्जाम में, मैंने उसका सॉल्यूशन वाला जो पार्ट बनाया है वो लेक्चर आप देखिए, उसमें मैंने इसका सॉल्यूशन भी किया है जो क्वेश्चन आया था। तो उसमें मैंने सिंपली ये किया हुआ है, तो आपको 931.5 से मल्टीप्लाई करना है सिंपली, और वहां से मास डिफेक्ट निकल आता है, सॉरी बाइंडिंग एनर्जी निकल आता है। सेकंड आप बात करते हैं n/p रेशियो। व्हाट इज n/p? n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और p का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो किसी भी न्यूक्लियस के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो है वो अगर 1 है तो वो स्टेबल है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो इफ n/p इज इक्वल टू 1 देन दैट न्यूक्लियस इज स्टेबल। अगर मैं बात करूं n/p की वैल्यू अगर लेस देन 1 है, या मैं सीधे लिखूं इज नॉट इक्वल टू 1 है, तो वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। अब नॉट इक्वल टू 1 के लिए 2 रीजन हो सकते हैं, या तो 1 से ज्यादा है या तो 1 से कम है।
तो 1 से ज्यादा में n बाई पी, लो n बाई पी की बात करें, लो n बाई पी रेशियो, तो इसमें क्या होगा, ये क्या होता है, लेस देन 1 होता है, एक होता है हाई n बाई पी रेशियो, तो इसमें क्या होगा, n बाई पी की वैल्यू 1 से ज्यादा। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा मैं बोल क्या रहा हूँ, बोल ये रहा हूँ भाई, n बाई पी रेशियो मतलब न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का नंबर और प्रोटॉन का नंबर अगर सेम है तो वो स्टेबल है। जैसे हीलियम, ऑलमोस्ट हीलियम की अगर बात करें, इसमें 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, तो n बाई पी की वैल्यू इसके लिए क्या होगी, 2/2, इट इज इक्वल टू 1। तो ऐसे न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल होते हैं। और जिन न्यूक्लियस में अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के क्या होता है, 1/1, तो इसके लिए मैं n बाई पी की वैल्यू निकालूंगा, न्यूट्रॉन 0 है और ये 1 है, तो ये अगर मैं बात करूं तो ये 0 आ गया। इसका मतलब क्या होगा कि इसका n बाई पी क्या है, कम है 1 से, तो ये अनस्टेबल है। तो किसी की स्टेबिलिटी देखने के लिए आपको बस n बाई पी देखना है कि कितना न्यूट्रॉन और कितना प्रोटॉन है। अगर वो इक्वल है तो ऐसे जो है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। यहीं से तो मैजिक नंबर क्रिएट होता है। व्हाट इज मैजिक नंबर, आगे बताता हूँ। तो यहाँ पर हमने देखा इस तरीके से कि जिसका, अगर मैं इसको एक ग्राफ में शो करना चाहूँ, दिस इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दिस इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, अगर ये दोनों सेम है, 1/1 है, ये 1 है 1 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक क्रॉस पॉइंट आएगा। वैसे 2 और 2 है तो क्रॉस पॉइंट यहाँ आएगा, क्रॉस पॉइंट यहाँ आएगा, ऐसा करके ये एक स्ट्रेट लाइन दे देगा। तो ये n बाई पी का स्ट्रेट लाइन है विच इज स्टेबल जोन। आगे जाने पर कुछ हद तक इसको इस तरीके से ले लिया जाता है कि इस जोन को हम स्टेबल जोन बोलते हैं। अब इसके ऊपर कोई किसी का n बाई पी है तो वो मोर देन 1 है, इसके नीचे किसी का n बाई पी है तो वो लेस देन 1 है। तो ये भी अनस्टेबल है और ये भी अनस्टेबल है। तो जो भी न्यूक्लियस, जैसे मैं सपोज यहाँ एक न्यूक्लियस देता हूँ जिसका प्रोटॉन ज्यादा है, मान लो 5 है, और न्यूट्रॉन जो है उसके पास जो है 4 है, तो अगर प्रोटॉन, चलिए 4 यहाँ ले लेता हूँ, ऐसा है, तो यहाँ पर अगर कोई न्यूक्लियस है तो ये ऑब्वियसली क्या है, अनस्टेबल जोन में आता है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन में डिफरेंस है, तो ये अनस्टेबल है। इधर भी कुछ न्यूक्लियस हो सकता है तो वो भी अनस्टेबल होगा। तो जो भी अनस्टेबल है वो स्टेबल की तरफ बढ़ते हैं, करेक्ट है। जो अनस्टेबल है वो किसकी तरफ बढ़ेंगे, स्टेबल की तरफ। तो अनस्टेबल न्यूक्लियस को अगर स्टेबल होना है तो किसी न किसी पार्टिकल का इमिशन करेगा, तो उसके लिए ये है, कैसे करेगा वो भी बहुत सारे फंडे हैं, बट ये याद रख लीजिए टेबल छोटा सा, यस, कि अगर डीके होगा n बाई पी का, मतलब डीके होगा किसी पार्टिकल का, जैसे अल्फा पार्टिकल का डीके हुआ तो n बाई पी की वैल्यू बढ़ती है, मतलब जिसकी n बाई पी कम है वो अल्फा डीके करके स्टेबल होने की कोशिश करेगा। वैसे ही पॉजिट्रॉन में भी n बाई पी की वैल्यू बढ़ती है, तो पॉजिट्रॉन डीके से भी क्या हो सकता है भाई, n बाई पी की वैल्यू बढ़ेगी। तो जिनका n बाई पी कम है वो स्टेबल होने के लिए किसकी तरफ जाएंगे, ये दोनों का इमिशन कर सकते हैं, अल्फा का या पॉजिट्रॉन का। अगर मास नंबर में डिफरेंस दिख रहा है तो अल्फा डीके है, डिफरेंस नहीं दिख रहा है तो वो पॉजिट्रॉन डीके है। दूसरी चीज, बीटा डीके में क्या होता है, n बाई की वैल्यू घटती है, तो जिनका n बाई पी हाई होता है, हाई n बाई पी वाले स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, नीचे की तरफ आते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, वो मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये स्टेबिलिटी को गेन करते हैं, ठीक है। ये हाई n बाई पी और लो n बाई पी। चलिए मैं बात करूं ट्रिटियम की। ट्रिटियम क्या होता है, H13, और ये डिसइंटीग्रेट हुआ है सपोज H12 में, तो यहाँ पर ट्रिटियम जो है ड्यूटेरियम में कन्वर्ट हो रहा है। आपको ऐसे नहीं फाइंड करना है यहाँ पे अल्फा निकला, बीटा निकला, गामा निकला, इसमें सीधा ये पूछेगा कि अगर ये अनस्टेबल है और अगर ये स्टेबल है, तो ये अनस्टेबल ट्रिटियम स्टेबल ड्यूटेरियम की तरफ जब बढ़ा है तो किस पार्टिकल का डीके करके बढ़ा है। तो ऑप्शन में आता है कैसे, वो इस टाइप से आता है कि आपको लिखा होगा अल्फा डीके, फिर दूसरा लिखा होगा बीटा डीके, है ना, फिर तीसरा लिखा होगा पॉजिट्रॉन डीके, है ना, चौथा लिखा होगा नन ऑफ दिस या कुछ भी। तो यहाँ आप देखेंगे n बाई पी चेक कर रहे हैं, इसका n बाई पी चेक करते हैं, n बाई पी की वैल्यू कितनी है, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं 2, प्रोटॉन कितना है 1, n बाई पी की वैल्यू 2, ठीक है। इसमें n बाई पी की वैल्यू, न्यूट्रॉन कितना है 1, प्रोटॉन कितना है 1, इसमें 1 है, तो इसकी n बाई पी की वैल्यू 2 है और इसका 1 है, तो मैं बोलता हूँ इसका n बाई पी हाई है, इसका n बाई पी क्या है, लो है। तो हाई से लो में अगर जाना है, हाई से लो की तरफ जाना है या n बाई पी को कम करना है तो कौन सा डीके होना चाहिए, बीटा डीके। तो आंसर क्या होगा, बीटा डीके। इस तरीके से आपको स्टेबिलिटी देखनी है। तो ये दो फैक्टर्स है जिसमें हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, एक हो गया बाइंडिंग एनर्जी और दूसरी हो गई क्या, n बाई पी रेशियो। देखिए अगला टॉपिक है काइनेटिक्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी।
तो रेडियो एक्टिविटी जो है किस ऑर्डर को फॉलो करता है? सिंपल है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। जो भी रेडियो एक्टिव डीके होगा वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ही फॉलो करेगा। अगर आप काइनेटिक्स का फर्स्ट ऑर्डर का सारा कैलकुलेशन जानते हैं तो आप रेडियो एक्टिविटी के भी सारे कैलकुलेशन जान जाएंगे। यहाँ बात हो रही है जैसे फॉर्मूला, जैसे फर्स्ट ऑर्डर में होता है ना KT इक्वल्स टू लॉग a माइनस एक्स अपॉन सॉरी a अपॉन a माइनस एक्स। तो ये जो फॉर्मूला है भाई यहाँ अप्लाई होता है, बस k को रिप्लेस कर दिया लैम्डा से, a इनिशियल अमाउंट को रिप्लेस कर दिया n0 से। यहाँ कुछ टर्म मैंने लिखे वो क्या है मैं यहाँ बता देता हूँ अलग से। जैसे मैंने लैम्डा लिखे, लैम्डा इज कॉल्ड डीके कांस्टेंट, ठीक है, ये हो गया डीके कांस्टेंट। वैसे ही अगर n0 की बात करें तो n0 क्या है? इनिशियल अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव कंपाउंड, ठीक है। इसी तरीके से nt क्या होगा? nt इज द अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव कंपाउंड एट द टाइम t, है ना। तो अमाउंट ऑफ कंपाउंड या एलिमेंट लिखना बेहतर होगा, अमाउंट ऑफ एलिमेंट एट टाइम t। ये सब कुछ जैसे कि हम फर्स्ट ऑर्डर में करते हैं ना, लैम्डा k होता है, n0 a होता है, nt इज a माइनस x, है ना। इसी तरीके से आगे आते हैं, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं फॉर्मूले को, या तो इसको अगर आप ट्रांसफर करेंगे तो ये nt इक्वल्स टू n0 e टू द पावर माइनस क्या होगा k। अच्छा मैंने यहाँ k लिख दिया है, यहाँ ये लैम्डा t हो जाएगा, ठीक है। अब आता है टाउ। टाउ को बोलते हैं एवरेज लाइफ। एक होता है हाफ लाइफ, एक होता है एवरेज लाइफ। तो ये जो हमने निकाला ना डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट का जो रेसिप्रोकल है टाउ, इसी को बोलते हैं एवरेज लाइफ। ये उस रेडियोएक्टिव एलिमेंट की एवरेज लाइफ को शो करता है। दूसरा आता है टी हाफ। टी हाफ है हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ जो होती है रेडियोएक्टिव एलिमेंट की वो 0.693 बाई लैम्डा होती है। तो क्वेश्चन सिंपल है, अगर आपको डीके कांस्टेंट दिया है तो हाफ लाइफ निकाल सकते हो, उसका एवरेज लाइफ निकाल सकते हो, और इन दोनों इक्वेशन से इन दोनों को रिलेट कर सकते हो कि टाउ इक्वल्स टू हो जाएगा 1.44 टी हाफ। तो हाफ लाइफ का 1.44 मल्टीपल टाइम्स होता है क्या? एवरेज लाइफ का भी, अगर इससे क्वेश्चन आया और निकालना होगा तो। अब आपको पता है नाम है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो एक्टिविटी क्या चीज है? तो एक्टिविटी क्या है? कुछ नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन है। जब हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो रेट लिखते हैं, जब हम न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करते हैं तो एक्टिविटी लिखते हैं। तो दो एक्टिविटी अगर इनिशियल है या फाइनल है, इनिशियल एक्टिविटी के लिए आपको यहाँ n0 यूज करना है। ये तो वही तरीका है काइनेटिक्स को लिखने का, d बाई dt चेंज इन अमाउंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो ये हो गया, बस लैम्डा k की जगह हमने लैम्डा लिया है। अगर इनिशियल अमाउंट की वैल्यू लेते हो तो वो इनिशियल एक्टिविटी कहलाएगी, फाइनल अमाउंट या किसी भी टाइम t पे लेते हो तो वो जो है ये वाली एक्टिविटी कहलाएगी। तो इन चीजों से जो है क्वेश्चंस बनते हैं और उन क्वेश्चन को हमको उसी तरीके से क्या करना होता है? सॉल्व करना होता है। तो इन फॉर्मूले को आप अच्छे से याद रख लीजिए। अब इसमें से ही आपको जो है क्वेश्चन आएगा कि ये कैसे हुआ, कितने ग्राम क्यों डिसइंटीग्रेट हुआ। चलिए मैं एक एग्जांपल ले ही लेता हूँ साथ में। सपोज एक क्वेश्चन आता है कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जो भी है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। इसका हाफ लाइफ जो है वो दिया हुआ है, इसका हाफ लाइफ सपोज 2 ईयर है या 3 ईयर्स है, ठीक है। और वो इनिशियली 10 ग्राम है। तो अब वो पूछना चाह रहा है कि 9 ईयर्स के बाद, आफ्टर 9 ईयर्स जो है उसका रेसिडुअल अमाउंट क्या होगा, बचा हुआ अमाउंट क्या होगा, रेसिडुअल अमाउंट। अब आप सोचिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए हाफ लाइफ मतलब ये टी हाफ दिया हुआ है, इनिशियल मतलब ये n0 दिया गया है, और nt आपको पूछा है ना, और कितने ईयर्स के बाद बोल रहे हैं 9 ईयर्स, ये आपको टाइम दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है सिंपल। तो यहाँ nt n0 लैम्डा t ये सारा कुछ रखेंगे तो आपको निकालना क्या है? t, ये वाला नहीं सॉरी टाइम तो दिया हुआ है। तो आपको लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा कहाँ से मिल जाएगा आपको? ये हाफ लाइफ से मिल जाएगा। कौन सा फॉर्मूला है? ये वाला, लैम्डा यहाँ है, टी हाफ यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ से निकालेंगे। एक और तरीका है, शॉर्टकट तरीका इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का, ध्यान रखेंगे ये रेडियो एक्टिविटी के लिए ही है स्पेशली। रेडियो एक्टिविटी में अगर आपको लगे कि टाइम जो है, टाइम किसका, इनके क्या बोलना चाहिए, हाफ लाइफ का मल्टीपल्स है, हाफ लाइफ का क्या है? मल्टीपल है। तो उस केस में उस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ टाइम की बात अगर कर रहे हैं तो जो टोटल टाइम है वो हाफ लाइफ का अगर मल्टीपल है, हाफ लाइफ, तो आप क्या करोगे, मल्टीपल है तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसको बोलते हैं n। तो n जो है कैसे डिवाइड होगा? टोटल टाइम कितना दिया है? 9 ईयर्स, हाफ लाइफ है 3 ईयर, दिस इज 3, ये आपको 3 मिल गया। तो जो अमाउंट होता है nt इज n0 अपॉन 2 टू द पावर n। ये शॉर्टकट फॉर्मूला समझ लीजिए, इजी वे में आप इसको कर सकते हैं। तो इससे क्या निकल गया? n0 की वैल्यू कितनी दी गई है भाई? 10 ग्राम,
डिवाइड हो रहा है 2 की पावर 3। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू क्या आ चुकी है 3। तो हमने क्या किया, ये हो जाएगा 10/8। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे ग्राम में जो भी होगा, है ना। तो ये हो जाएगा लगभग 1.2 समथिंग, है ना। तो ये ग्राम में इसका आंसर आ गया। ये एकदम सिंपल वे में आप आसानी से कर सकते हैं। अगर टोटल टाइम जो है हाफ लाइफ का मल्टीपल है, मतलब इंटीजर मल्टीपल में अगर आ रहा है तो। अगर ऐसा नहीं है तो ये मेथड ही है, और इस मेथड से भी आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो ये मेथड से करो या ऐसे करो, आप क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो ये तो बात हो गई काइनेटिक्स ऑफ रेडियो एक्टिव। तो चलिए बात करते हैं रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग क्या है? कोई भी ऐसा कंपाउंड, कोई भी ऐसी चीज जिसमें कार्बन 14 जो है वो प्रेजेंट हो, कार्बन या कार्बन प्रेजेंट हो। तो कार्बन 14 कार्बन का एक आइसोटोप है जो कि रेडियो एक्टिव है। तो कार्बन 14 जब किसी में प्रेजेंट होता है, और जब तक वो चीज जो है लिविंग होती है, जैसे हम प्लांट की बात करें, प्लांट जब तक जिंदा है, लिविंग है, तो कार्बन 14 जो है उसमें सर्कुलेट होते रहती है। लेकिन जैसे ही वो प्लांट डेड हो जाता है, उसको काट दिया जाता है, तो वहां से कार्बन 14 का सर्कुलेशन बंद हो जाता है। जब सर्कुलेशन बंद होता है तो उसके अंदर जो कार्बन 14 है वो, क्योंकि रेडियो एक्टिव है, धीरे धीरे वो डीके होना शुरू करता है। तो जब वो डीके होता है तो वो बीटा पार्टिकल का क्या करता है, इमिशन करता है। ध्यान रखेंगे कार्बन 14 जो है बीटा पार्टिकल का इमिशन करता है रेडियो एक्टिव डीके करने के लिए। तो उससे जब वो बीटा पार्टिकल का इमिशन करता है तो पहले उसकी एक्टिविटी कुछ और होती है, और आफ्टर सम टाइम उसकी एक्टिविटी कुछ और होती है। तो अगर मुझे आफ्टर सम टाइम उसकी एक्टिविटी जाननी है कि वो एक्टिविटी कितनी है, एक्टिविटी तो खैर पता चल जाता है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बीगल काउंटर बोलते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिससे एक्टिविटी पता चल जाती है। तो हमको क्या करना है, उसका एज पता करना है कि एक्चुअली उसको उसके ओरिजिनल पेड़ से कब काटा गया था। तो हमको उसका ओरिजिन जानना होगा कि किस पेड़ के, सपोज सागवान का है तो सागवान के पेड़ का अगर हम एक्टिविटी अभी चेक करें, अभी प्रेजेंट में उसकी एक्टिविटी कितनी है, तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि सागवान का जो है वो फ्रेश सैंपल है। लेकिन डेड सैंपल वो हम लेंगे किसे, जिसका एज हमको फाइंड करना है। तो हमको क्या करना है, उन दोनों की एक्टिविटी ले लेनी है। अब ये आया कहां से, एज वाला फॉर्मूला बहुत सिंपल है, आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्डर का एक रिएक्शन है, और मैंने आपको बताया था कि लैम्डा टी इक्वल्स टू क्या होता है, 2.303 लॉग, वही ln को मैंने यहाँ लिखा है log n0/80। दिस इज द फ्रेश सैंपल अपॉन डेड सैंपल या एट द टाइम ऑफ टी। अब लैम्डा को मैं यहाँ इधर ले आया, तो लैम्डा यहाँ है तो 1/λ को मैं लिख सकता हूँ t/0.693। दूसरी चीज t इज द टाइम, टाइम ही क्या है, एज है। तो इस तरह से कार्बन डेटिंग करके कार्बन 14 की एक्टिविटी देख के, कार्बन 14 की एक्टिविटी ही यहाँ होगी, उसके थ्रू हम जो है किसी भी कंपनी क्या बोल सकते हैं, वुड सैंपल का या जिसमें भी जो कार्बन 14 जैसे प्रेजेंट होता है उसका हम क्या फाइंड कर सकते हैं, एज फाइंड कर सकते हैं। इसमें रही बात टी हाफ की, तो कभी कभी ये वेरी करता है, अदरवाइज इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है 5770 ईयर्स जो होती है, ये कार्बन 14 की जो है हाफ लाइफ है, तो ये होती है। बट अगर क्वेश्चन में ये वैल्यू दी है तो ठीक, नहीं दी है तो कुछ दूसरी वैल्यू दी होगी तो आप उस वैल्यू से सॉल्व करेंगे। ये चीज का ध्यान रखना, जो वैल्यू दिया है आपको उससे सॉल्व करना है। कभी कभी ये कम ज्यादा करके देता है क्वेश्चन में। तो ये है कार्बन डेटिंग, तो ध्यान बस रखना है, इसको सॉल्व अगर करना है तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। एज निकालना है अगर किसी वुड का या किसी भी ऐसे पार्टिकल का, किसी भी ऐसे मॉलिक्यूल का या किसी भी ऐसे कंपाउंड का जिसमें कार्बन 14 प्रेजेंट है, तो ये फॉर्मूला है। फ्रेश सैंपल और डेड सैंपल की एक्टिविटी दी होती है क्वेश्चन। आगे मैं बात करता हूँ यूनिट्स की। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जब हम एक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो एक्टिविटी की अपनी कुछ यूनिट्स डिफाइन की गई हैं, जैसे BQ इज द बैक्यूरल, RT क्या है, रदरफोर्ड, और CI क्या है, क्यूरी। ये सभी वो हैं जो रेडियो एक्टिविटी के जनक बोलते हैं, या इन लोगों ने रेडियो एक्टिविटी की सर्चिंग की थी, डिस्कवरी की थी। तो ये वो लोग हैं, बैक्यूरल, रदरफोर्ड एंड क्यूरी, ये साइंटिस्ट थे। अपने नाम से ही इन्होंने यूनिट्स जो है डिसाइड किए। तो इन यूनिट का डिफरेंस क्या है वो देख लीजिए कि बैक्यूरल, 1 बैक्यूरल इक्वल टू होता है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 1 पार्टिकल डिसइंटीग्रेट होगा। वही 1 रदरफोर्ड का मतलब क्या होता है, 10⁶ मींस 1 मिलियन DPS डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, और 1 क्यूरी क्या है, 3.7 इंटू 10⁻10 DPS। तो आप इसको अलग अलग तरीके से, या 1 मिली क्यूरी, कभी कभी मिली लिखकर आता है, तो मिली क्यूरी क्या हो जाएगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 10⁻7 DPS। वैसे ही अगर आप 1 मिली क्यूरी इक्वल्स टू, अगर हम बात करें कितने रदरफोर्ड होंगे, तो इसमें 10⁻6 को हटा दो तो ये हो जाएगा कितना, 3.7 इंटू 10, मतलब ये हो जाएगा 37 क्या, रदरफोर्ड। तो 1 मिली क्यूरी जो है 37 रदरफोर्ड के इक्वल होगा। तो इस तरीके से ये तो बात हो गई यूनिट्स की।
और ये बात होगी कार्बन डेटिंग की। तो ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री की वो टॉपिक्स हैं, वो पॉइंट्स हैं जिससे क्वेश्चन आने की ज्यादा चांसेस हैं, वो मैंने आप लोगों को इसमें बता दिया है। और अगर आपको न्यूक्लियर केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ, अच्छा एक और चीज है, जैसे कि हम बात करें इक्विलिब्रियम, रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम क्या चीज है, उससे भी क्वेश्चन आ सकता है, बहुत सिंपल है, बट ज्यादा कुछ करना नहीं। इक्विलिब्रियम होता क्या है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जहां कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता है। रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि आपको पता है इसमें एक पेरेंट होता है। पेरेंट का मतलब क्या है कि जो स्टार्ट कर रहा है, जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, वो एक्स में, फिर वाई में, फिर जेड में, फिर ए में, फिर बी में, सी में, किसी में भी जाके फाइनली डॉटर एलिमेंट में जाके कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब ये स्टेबल न्यूक्लियस में जाके कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये क्या है, इतने सारे पार्टिकल्स का एमिशन करते करते नए एलिमेंट बनाते बनाते फाइनली एक एलिमेंट तक पहुंचते हैं। तो इनके बीच में क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। कैसे इक्विलिब्रियम, भाई जितना x बना उतना x जो है डिसइंटीग्रेट हो गया, जितना y बना उतना y डिसइंटीग्रेट हो गया, जितना z बना। तो इक्विलिब्रियम किसके बीच में है, पेरेंट और डॉटर को छोड़ के बीच में जितने भी स्टेप्स आ रहे हैं सभी के बीच में आपस में क्या है, इक्विलिब्रियम। मतलब जितना ये डिसइंटीग्रेट होगा उतना ही ये बनेगा। तो मैं बोल सकता हूँ रेट ऑफ डीके ऑफ x इज इक्वल टू रेट ऑफ, या एक्टिविटी बोल सकते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y। ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। एक्टिविटी हम कैसे देखते हैं, d, ये क्या हो जाएगा x अपॉन dt, और इक्वल टू क्या हो जाएगा d, ये y अपॉन क्या हो जाएगा dt। तो इस तरीके से दोनों की एक्टिविटी क्या है, सेम है। जब एक्टिविटी सेम है तो और क्या सेम होगी, ये किसकी इक्वल होता है भाई, लैम्डा, ये क्या हो जाएगा x, और ये क्या हो गया n0 जो हम लिखते हैं, मैं nx लिख दे रहा हूँ, वैसे ही लैम्डा y इज इक्वल टू क्या हो गया, ny। तो ये इस तरीके से मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि रेडियोएक्टिव इक्विलिब्रियम का अगर क्वेश्चन आया तो बोल सकते हैं कि देयर आर टू एलिमेंट्स व्हिच आर इन रेडियोएक्टिव इक्विलिब्रियम स्टेट, और उस केस में आपको 2 लैम्डा और एक n अमाउंट दिया होगा, तो सेकंड का अमाउंट आपको फाइंड करना है। तो ये देखिए, आप इसको सिंपली अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो लैम्डा a n a इक्वल्स टू लैम्डा a को छोड़ो 1 कर दो, इसको भी 1 कर दो, इसको 2 कर दो, इसको 2 कर दो, ये हो गया लैम्डा 1 n1 इक्वल्स टू लैम्डा 2 n2। यहाँ से आप जो है किसी एक का डाटा, 3 डाटा तो कंपलसरी दिया होगा। अब लैम्डा की जगह इसको टी हाफ से क्या किया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है, क्योंकि लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है 0.693 अपॉन टी हाफ। यहाँ से भी रिप्लेस करूंगा, यहाँ से भी 693 कट जाएगा, टी हाफ बच जाएगा, तो ये बचेगा n1 अपॉन टी हाफ 1 इक्वल्स टू क्या होगा n2 अपॉन टी हाफ 2। ठीक, इस तरीके से जो है चीजें बनती हैं। तो रेडियोएक्टिव इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आया तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए, तो मैं बात कर रहा हूं डिसइंटीग्रेशन सीरीज के बारे में। तो डिसइंटीग्रेशन सीरीज क्या है, जैसे कि मैंने बताया था कि कोई एक अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल होने के लिए पार्टिकल्स का इमिशन करके क्या करता है, स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। तो वही हम बात कर रहे हैं, ऐसे 4 डिसइंटीग्रेशन सीरीज जो है वो बताए गए हैं कि जो किस तरीके से डिसइंटीग्रेट होते हैं। तो यहाँ एक सीरीज का नाम है थोरियम सीरीज, नेपच्यूनियम सीरीज, यूरेनियम सीरीज, एक्टिनियम सीरीज। इसका मतलब ये है कि वो सीरीज स्टार्ट होगी सबसे अनस्टेबल न्यूक्लियस जो है थोरियम से, तो थोरियम से स्टार्ट होती है, इसलिए थोरियम सीरीज। नेपच्यूनियम से स्टार्ट होती है नेपच्यूनियम सीरीज, यूरेनियम से स्टार्ट होती है यूरेनियम सीरीज, एक्टिनियम से स्टार्ट होती है एक्टिनियम सीरीज। केवल नाम याद नहीं करना है, इनके मास भी याद रखना है, क्योंकि सभी रेडियोएक्टिव हैं, सभी के अलग अलग मास नंबर होते हैं। तो थोरियम का 232 जो है वो स्टार्ट कर रहा है, यहाँ नेपच्यूनियम का 273 स्टार्ट कर रहा है, ये 238 स्टार्ट कर रहा है, और ये 235 मास जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। अब मैंने बताया था कि ये जो होते हैं डिसइंटीग्रेट होते 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 फाइनली एक स्टेबल, सबको स्टेबल होना है। आप लोग भी स्टेबल होने के लिए ही ये सब पढ़ रहे हो भाई, कि मुझे जाके क्या करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाना है, बैठ जाना है चुपचाप। तो वो स्टेबिलिटी इनको भी चाहिए भाई। तो इनको अगर फाइनली स्टेबल होना है तो ये बहुत सारे पार्टिकल्स का क्या करेंगे, इमिशन करेंगे, इमिट कर करके पहुंचेंगे। तो इनको अलग अलग सीरीज में क्यों क्लासिफाई किया गया है, उसका कारण क्या है। पहले तो ये देख लीजिए कि लास्ट जो है कौन ज्यादा स्टेबल है। तो सबसे स्टेबल कौन है, लेड। तो थोरियम जो है डिसइंटीग्रेशन करके लेड तक पहुंचता है। ये सब स्टार्टिंग एलिमेंट है, ये सब फाइनल है, सभी लेड तक ही पहुंचते हैं। बट यहां हम बात करेंगे तो लेड, मैंने जैसे कि बताया था, लेड 209 जो है अनस्टेबल है, इसलिए एक और बीटा पार्टिकल का इमिशन करके वो बिस्मथ 209 में कन्वर्ट हो जाता है। तो फाइनली जो है इसका जो स्टेबल एलिमेंट है वो बिस्मथ है।
ये भी लेट 206 में और ये लेट 207 में जाता है। 206, 7 और 208 लेट के स्टेबल है, वहीं पे लेट का 209 स्टेबल नहीं। तो ये सब जो है फाइनली यहां तक पहुंचते हैं। तो ये अलग अलग सीरीज क्यों है, इसका कारण क्या है, तो वो इनका मास नंबर। जब आप इनके मास नंबर को डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, तो जब आप मास नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो एक अलग ही टर्म आएगा, जो भी टर्म आएगा। जैसे कि अगर मैं इसके मास नंबर को 4 से डिवाइड करूं, 232 को 4 से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 8, 58। इसके मास नंबर को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 2, 52। ये 58 है और ये 52 है। तो यहां से आप एक चीज और निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल। कैसे निकालना है, 58 ये 232 माइनस 208 कीजिए और वहां से क्या है आप क्या निकाल पाओगे, उसका अल्फा पार्टिकल डिवाइड बाय 4 करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं किसकी, इसकी, कि 58 इसको हम लोग बोलते हैं एन। एन क्या है, नंबर, इज जस्ट अ नंबर। कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब मैंने इसको 4 से डिवाइड किया तो ये 58 आ गया और इसको डिवाइड किया तो 52 आ गया। मतलब ये जो है 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो गए विदाउट रिमेनिंग एनी डिजिट, कोई रिमाइंडर नहीं है। तो जब रिमाइंडर कुछ बच ही नहीं रहा है, पूरी तरह से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इसको बोलते हैं 4n सीरीज। यही n है, क्योंकि इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा ये आ जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा। सिंपल। इसको मैं बोल रहा हूँ 4n+1 सीरीज। तो 4n+1 कैसे, इनके भी मास को आप डिवाइड करके देख लीजिए कि इसको चलिए करते हैं। ये हो जाएगा 4 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, 52 मल्टीप्लाइड बाय जो n आया और +1, एक बच गया, एक रिमाइंडर आ रहा है। तो जब एक रिमाइंडर आ रहा है तो 4n+1 सीरीज, जब 2 रिमाइंडर आएगा 4n+2 सीरीज, जब 3 रिमाइंडर आएगा 4n+3 सीरीज। तो इससे क्वेश्चन कैसे बनता है, एक तो इससे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल और नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल कैलकुलेट करने के लिए पूछ सकता है। दूसरी चीज, सीरीज का नाम पूछ सकता है कि ये जो डिसइंटीग्रेशन जो दिख रहा है, कोई भी दे देगा एग्जांपल, यही जो भी नहीं है बीच का कोई भी से दे देगा, वो जो है किस सीरीज से बिलोंग करता है। तो आपको क्या करना है, जो भी दिया XYZ कुछ भी दिया है तो आपको केवल मास नंबर को देखना है, 4 से डिवाइड करना है। रिमाइंडर देखना, अगर रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है तो 4n सीरीज का है, रिमाइंडर बच रहा है तो कितना बच रहा है, 1 बच रहा है तो वो इस सीरीज का है, 2 बच रहा है तो यूरेनियम सीरीज का है, 3 बच रहा है तो वो एक्टिनियम सीरीज का है। इस तरीके से आपको ये फाइंड करना है कि वो एक्चुअली किस डिसइंटीग्रेशन सीरीज से है। इससे क्वेश्चन आने के भी इस बार चांसेस है। तो इस तरीके से मैंने न्यूक्लियर केमिस्ट्री के मेजर पॉइंट्स को कवर किया है। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब भी कर दें मेरे चैनल को। ओके, और अगर आपको और किसी टॉपिक पे कोई चीज जाननी है या पूछनी है सर कि इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बनाइए, तो आप कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।